एक बार फिर आपको इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास साहब, और इसी के साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ है फवाद अहमद साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है तजज़ियाकार है माहिर माशियात कोमल शेख साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगी। फवाद साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, चूँकि मैंने उस वक्त आप जो बात कर रहे थे ज़रूरी पॉलिसी और इन चीज़ों के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं कोमल शेख साहब की तरफ आऊँगा। देखिए फरीद साहब, पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार जो है वो दुनिया के अंदर कम तरीन सतह के ऊपर मौजूद है। अब बहुत बड़ा एक चांस होता है, अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में 48 से 50 गुना तक ज्यादा फी एकड़ पैदावार है। हमारे यहाँ ना R&D होती है, ना हम देखते हैं कौन सा बीज फायदेमंद है, ना हम ये देखते हैं कि कौन सी फसल किस मौसम में लगनी चाहिए। एक ज़रूरी पॉलिसी का हैंड आउट जरूर जो वो शाया होता है। ना हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने हैं, ना हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से DAP और खाद इस्तेमाल करनी है। बस एक सिस्टम में चले जा रहा है, उसमें ताकतवर जो है वो अपनी मर्जी से चीजें उगा रहा है। गरीब आदमी टमाटर की जगह प्याज नहीं लगा सकता, प्याज की जगह आलू नहीं लगा सकता, उसके ऊपर सारे का सारा एक डंडा है कि उसकी फसल आके जो वो खाड़ कर चले जाते हैं, या उसके ऊपर जो वो ट्रैक्टर चला के चले जाते हैं। लेकिन अमीर आदमी को जो वो चावल लगा है, वो गन्ना लगा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जमीन की जो जो जरखेजी है उसको बढ़ाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए, या जमीन दलदली ना हो जाए, इस हवाले से कोई प्लान नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि ये आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाए, कराची के करीब मलीर का इलाका है। मलीर के अंदर डमलोटी के कुओं से पानी लिया जाता है, क्योंकि पानी इतना नहीं है कि वहां पर जो वो दिया जाए। वहां पर यूनाइटेड नेशन के ताउन से, मेरा ख्याल है USAID है या यूनाइटेड नेशन है, किसी एक फॉरेन एजेंसी के ताउन से या किसी एक मुल्क के ताउन से वहां पर ड्रिप इरिगेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। बल्कि अगर आप एक जो कंपनी है, मैं नाम भी लेता हूँ, नेस्ले की, अगर आप बोतल इस्तेमाल करके देखें तो इसके ऊपर लिखा होता है ताजा पानी का 90% इस्तेमाल ज़राअत में होता है। नेस्ले सालाना ड्रिप इरिगेशन मुतारिफ करवाकर 100 मिलियन लीटर से ज्यादा पानी बचाता है। ठीक है, उसके इश्तिहार अगर ये अपना ये किसी की कोई पब्लिसिटी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पानी का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, आप देखें कि हमारे पास ये जो घारो छान से लेके ठट्टा और ये पूरा केटी बंदर तक का इलाका है, यहाँ पर न सिर्फ समंदर ऊपर आ रहा है क्योंकि जमीन को पानी जो है वो मीठा पानी उस तरीके से समंदर में नहीं जा रहा, बल्कि इस वक्त तो वहां पर पीने का पानी का बहरान भी है। ठीक। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जो टेल के इलाके हैं जहां पर पीने के पानी का इस वक्त बहरान है, ठीक। इस्तेमाल का पानी जो है वो मिल नहीं रहा। तो ऐसे मुल्क के अंदर हम जो है वो ज़राई अयाशी करते हैं, हम चावल उगाते हैं, हम यहाँ पर जो है वो जब दिल चाहता है गन्ना उगा देते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे, मैं आपको मिसाल दे रहा था डमलोटी की, तो वो वहां चूंकि कुओं का पानी इस्तेमाल होता है, इसलिए वहां पे ड्रिप इरिगेशन की जाती है, ठीक। फ्लड इरिगेशन नहीं की जाती, जिसके नतीजे में पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बच जाता है। पानी होगा तो बचेगा ना, पानी है ही नहीं वहां पर, लेकिन थोड़े पानी के अंदर ज्यादा पैदावार होती है। वहां पर हाइब्रिड सीड के जो है वो पूरा एक सिस्टम फैलाया गया है, वहां पे काश्तकारों को बताया गया, क्योंकि शहर के करीब भी है इसलिए उनकी एजुकेशन भी ज्यादा आसान है, एजुकेट करना भी आसान है। उनको बताया गया है कि आप हाइब्रिड बीज अगर इस्तेमाल करें तो एक हाइब्रिड बीज से जो है वो कितना आप फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक। ये सारी चीजें एक पॉलिसी की सूरत में जब तक पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये सारे का सारा जो ना टाइम टपाओ पॉलिसी है कि आप इसके ऊपर से मैंने टैक्स खत्म कर दिया, उसके ऊपर से टैक्स खत्म कर दिया। ये टैक्स खत्म करने का फायदा भी चंद बड़े लोगों की जेब में जाता है, फिल और आम आदमी को फिर इसका कोई फायदा नहीं फिल पहुंचता। वक्त तो फवाद साहब फिल वक्त तो फवाद साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ इन सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन जो आपने जिस पॉलिसी की बात की है, नई हुकूमत है, नया इनके लिए बजट है, और मौजूदा जो चैलेंजिंग सूरत हाल है, उस चैलेंजिंग सूरत हाल के अंदर अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कर रहे थे सरदार यासिर साहब से भी कि कम से कम एटलीस्ट इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक बजट इस कलील मुद्दत के अंदर पेश कर दिया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि आपको अभी इसी जून के महीने के अंदर IMF से अपनी टॉक्स को फाइनलाइज करना है। अभी उस प्रोग्राम को कंक्लूड नहीं किया गया, कंक्लूजन इन द सेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। वहां से आप उनसे गारंटी लेंगे, वो अप्रूव होगा तो बाकी ममालिक आपके पास पैसे देंगे। तो यकीनी तौर के ऊपर चैलेंज जरूर है। मैं कोमल साहबा की तरफ जाता हूं जरा। कोमल साहबा, जरा फरमाइएगा कि आज का जो बजट है, जो फिगर्स हैं, अगर हम डैम्स के मंसूबे के ऊपर बात करें और दूसरी चीजें, शाहराहों बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई है। आला तालीम के लिए हमारे पास 51 अरब रुपए हैं, सेहत के लिए 24 अरब रुपए, माहौलियात के लिए महज 10 अरब रुपए रखे गए, और IT के शोबे के लिए 17 अरब है, ज़राअत फूड सिक्योरिटी के लिए 11 अरब, ज़राई सनत और ज़राई पैदावार के लिए 5 अरब। ये जो अमाउंट है, जिसको जो रिजर्व और एलोकेशन की गई है, आप समझती है एलोकेशन के अंदर इतनी 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 इन शोबे के अंदर तरक्की हो सकेगी, पाकिस्तान इन शोबे में आगे जा सकेगा? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका सवाल बेशक बहुत जायज है और बहुत रेलेवेंट है इस वक्त, लेकिन जब भी हम
मुझे मतलब एक तो पहली बात, जिस तरह आप अभी बोल रहे थे, ये बात कर रहे थे कि यही बड़ी अचीवमेंट है कि इतने छोटे टाइम में उन्होंने बजट प्रेजेंट कर लिया। किसी पार्टी की फेवर में तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जनरली ये चैलेंजेस हमें पता है होते हैं विद इन द ब्यूरोक्रेसी एज वेल, इतने थोड़े टाइम में ये बजट प्रेजेंट करना। जहां तक इन सारे हेड्स की बात है, जिस मद में पैसे इन्होंने एलोकेट किए हैं, तो ये मैं इसका थोड़ा एक बड़ा प्रिलिमिनरी सा एनालिसिस करी थी कि कितना प्रो पुअर है, आम इंसान के लिए कितना फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं वो किस किस्म की हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि मेरी नजर में, बल्कि मेरे साथ और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या जो भी हम खसारे के अंदर चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा मसला है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का, फ्यूल प्राइसेस का। जब हम अपने एनर्जी मिक्स को देखते हैं तो अभी भी 58% के करीब जो है हमारी रिलायंस है थर्मल पे, जबकि रिन्यूएबल सिर्फ 2% है। मिफ्ता साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाना चाहते हैं, थर्मल के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बात की उसके मतलब जो हल उसका पेश किया वो ये कि हम सोलर पैनल्स पे सब्सिडी दे रहे हैं या टैक्स की छूट दे देंगे। तो वो इतनी बड़ी बात का इतना सा हल मुझे कुछ खास लगा नहीं कि वो इस मतलब एक कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। ओवरऑल मेरा बजट के ऊपर ये तबसरा है कि रेट्रिक इज वेरी गुड, बहुत बातें सब बड़ी अच्छी हैं, डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे बात की। उन्होंने कहा कि नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर हम, जैसे रियल एस्टेट है, हम उसको टैक्स करेंगे और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हम उनके फिगर्स को उठा के देखते हैं तो उसमें कोई खास बात बनती नजर नहीं आती। जैसे सोशल सेक्टर का मेंशन किया, 110 बिलियन सिर्फ उसके ऊपर है। बिस्प का अगर देखा जाए तो वो 0.035%, छोटी सी मैंने एक वो एनवेलोप कैलकुलेशन की कि आपका बजट देखिए, उसका क्वांटम देखें और उसका बिस्प के ऊपर जो सोशल प्रोटेक्शन नेट है उसके ऊपर क्वांटम देखें। अगर आप अपनी आबादी को देखें और उसके अंदर पावर्टी का रेशियो देखें कि आपकी बिलो द पावर्टी लाइन जो है कितने लोग अब आ चुके हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, इसका अभी तक कोई एनालिसिस नहीं हुआ। जो हमारे पास रिसेंट फिगर्स हैं वो 2018-19 तक के हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी एलोकेशन कितनी प्रो पुअर है, कितनी प्रो इन्वेस्टमेंट है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक ऑफ द कफ जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल में जो डायरेक्शन ली जा रही है उसके लिए, उसके साथ वो मेजर्स अलाइन नहीं है। तो ये मजमूई तौर के ऊपर जो टैक्स के ऊपर, मजमूई तौर के ऊपर जो टैक्सेशन आज जो बजट आया है और जो चीजें उन तमाम मेजर्स को सामने रखते हुए हम ये समझ लें कि आइंदा जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस से निमट लेगी ये गवर्नमेंट, क्योंकि मजमूई तौर के ऊपर अभी जो गवर्नमेंट है उसका तो ये दावा है बार बार कि हमने पहले भी किया था, हम अब भी करेंगे और हम कर लेंगे। सो क्या हम ये समझे कि ये वो डायरेक्शन है? मुश्किल फैसले ले कौम ने बड़े मुश्किल फैसले सहे हैं, ये फैसले ले लिए जाएं, लेकिन आगे आप क्या समझती हैं कि आगे चल के ये फैसले बेहतरी की तरफ लेके चलेंगे हमें? अच्छा, अभी शॉर्ट टर्म में तो जो चीजें नजर आ रही है उसमें तो वही बात है कि डायरेक्शन जो लफ्जों के अंदर नजर आ रही है, रेट्रिक के अंदर नजर आ रही है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी इस शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा कोई मेजर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जैसे एनर्जी की मैंने एग्जांपल दी कि एनर्जी मिक्स के ऊपर कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमारी पाकिस्तान क्योंकि एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है और अगर हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है तो हमें फ्यूचर में कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जहां पे हम अपना फ्यूल मिक्स बदलें। हम इसमें से जो है फर्नेस ऑयल और जो हम आरएलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर से हमारी डिपेंडेंस खत्म होगी तो हम किसी तरफ जाएंगे। बिजली कम होगी, हमारा जो फ्यूल की कॉस्ट है वो कम होगी तो हम कोई प्रो इन्वेस्टमेंट बात कर सकते हैं। तो उस पर मुझे थोड़ी बात जो है वो मिसिंग लगी मिफ्ता साहब की स्पीच में भी। कोई ऐसी मतलब उन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी का जिक्र नहीं किया जहां पे उन्होंने यूथ के लिए बड़े पॉलिसीज और वो डायरेक्शंस और प्रोग्राम्स का जिक्र किया। उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली कुछ पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स को एडजस्टेबल बना देना। ये अच्छी बातें हैं सारी, और मुझे फोकस ज्यादा बिजनेस सेक्टर पे लगा। और जब आप बात करें कि सिर्फ इस बजट से हम अंदाजा लगाएं कि हुकूमत आगे कर पाएगी या नहीं, तो वो तो मुश्किल है। उनकी अपने ही लफ्जों में हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखें तो वो मेरे ख्याल में वो रियल सेंस में बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा फायदा देता है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आपकी सोशल प्रोटेक्शन और प्रो पुअर पॉलिसीज को थोड़ा निगलेक्ट करता है। तो मेरे नजर में ये चीज ऐसी है कि वील हैव टू वेट एंड वॉच। डिलीवरी इनकी स्ट्रेंथ है
लेकिन ये भी याद रखिए कि ये वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक अकाउंटिंग भी की है। ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन ये चीजें हम सब जानते हैं, ये रेपुटेशनल। ठीक हो गया। मैं आपकी इसी बात को लेकर सरदार यासिर लियाज साहब की तरफ आऊंगा कि सर क्या सिर्फ क्या करे आम आदमी, क्या करे, बैठे देखे इंतजार करे, या अपने लिए वो नए एवेन्यूज भी तलाश कर सकता है उसके लिए? क्योंकि आगे जिस तरह से आपने कहा, मेरी तो बात वहीं पे आपकी अटक के रह गई कि आपने कहा जी फूड इन्फ्लेशन दैट वुड बी, एक और भी हमारे साथ एनालिस्ट है आपसे पहले भी, उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दैट विल राइज टुवर्ड ये अगस्त तक की जो है वो 18-20% तक पर चली जाएगी। लोग क्या करें? देखिए, जो वक्त है अनसर्टनिटी का, मैं अपनी आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे पाकिस्तानीज़ को वर्ल्ड वाइड के, अव्वल तो उम्मीद ना लूज़ करें, हैव फेथ इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे कायद ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन अनडू पाकिस्तान। हम एक रेजिलिएंट नेशन है और इसी स्ट्रेंथ के साथ हम आगे जाएंगे। और हमने हर तरह के तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले देखें, ये एक टेन्योर हमारा वैसे ही गुजरा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कैश इज़ किंग, प्रिजर्व कैश, प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर्स। आप लोग ये देखें कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, कंपेयर नीड्स वर्सेस वांट्स, तो आपकी ज़रूरियात हैं उस पर फोकस करें और अननेसेसरी खर्चे ना करें, अपना खर्चात बचाएं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किल होगा। ऑलरेडी हमें ऑल ऑफ द नाइट ओवरनाइट 60 रुपीज़ आपने इंक्रीज़ कर दिया, साथ ही आप यूटिलिटी कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो गई, टैक्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये मज़ीद बर्डन पास ऑन किया जाएगा, क्योंकि ये टालना और डिफ्लेक्ट करना ज़्यादा आसान है। कि इनकी जो स्ट्रेटजी अभी तक मैंने देखी है वो एंटी बिजनेस रही है, आते साथ ही इंपोर्ट बैन लगाना, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने कहा था कि इंपोर्ट बैंक से कोई बैन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वाकई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टोटल इंपोर्ट बिल में से आप देखें खाली 5% की इम्पैक्ट होगी। साथ ही ये कहना कि हम टाइमिंग्स रिड्यूस कर दें, इससे भी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा इनकम टैक्स देंगे, आप ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा सेल्स टैक्स है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम बेस की मार्केट है। और कोविड में भी हमने देखा था कि टाइमिंग रिड्यूस करने से अरबों का नुकसान हुआ था, सारे बिजनेस का, सारे सेक्टर्स का, हॉस्पिटैलिटी का, रेस्टोरेंट्स का, रिटेल का। ये जो इस वक्त ऑस्टेरिटी मेजर्स के तौर पे, जो एनर्जी कंजर्वेशन के तौर पे जो टाइमिंग्स को रिड्यूस करने की बात हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा? ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा कि यू नीड टू फोकस ऑन वेस्ट टू एनर्जी, जिस पे कोई बात नहीं की जा रही, सोलर की कोई बात नहीं की जा रही। देखें, सब्सिडी देने इज़ वन थिंग, मैन्युफैक्चरिंग हम कर नहीं रहे यहाँ पे। सिमिलरली एट द सेम टाइम हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको री एनर्जाइज करें, उसके लिए फाइनेंसिंग लें। विंड पावर के ऊपर आपने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे से वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो आपकी डैम्स की कंडीशन आपके सामने है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें कि लोग प्रिजर्व करें, यूटिलाइज करें। जो इतना बारिशें आती हैं आपके पास पूरे साल, कुछ तो आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन दोज सेक्टर्स जिस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बाकी ममालिक में आप देखें, डेजर्ट्स के अंदर उन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, मिडल ईस्ट में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, सी बेड्स के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये तो कह रही है आसफ कि वो हमने उसके ऊपर जो है वो टैक्स खत्म कर दिया है, उसकी इंपोर्ट के ऊपर जो 17% आते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इब्तदाई तौर पे अपने हुकूमती दिनों में उसमें 17% ऑफ द सिर्फ एक खत्म कर दिया उन्होंने। वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर कौन काम करेगा? आपके मिलियंस ऑफ टन्स आपके कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको दबा रहे हैं। आज तक लैंडफिल किया जा रहा है लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते, जबकि उसी से बायोगैस भी बन सकती है। प्लास्टिक से आप देखें कि आपकी दुनिया में रोड्स बन रही हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वैल्यूएशन की बात करें तो वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है दुनिया में उन जगहों पे जहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है, हम कल्टिवेट नहीं कर रहे और साथ साथ हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे। वो बेनिफिट मिल सकता है इस आवाम को, लेकिन उस सेक्टर पे फोकस नहीं किया जा रहा। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अगर ये वाकई इनोवेटिव गवर्नमेंट होती है, इनोवेटिव पॉलिसी लाते, जो आपने 1180 बिलियन का करीब खर्चा करना है अपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स के ऊपर, ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाते, जितने आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं उनको आप रिस्ट्रक्चर करते हैं। अगर आप एक जगह पे 100 बंदों की जरूरत है, आपने 1000 बंदा रखा हुआ है, ये जो पैसा आपका ये ज़ाया हो रहा है। आप कहते हैं कि हम 800 बिलियन में अपने बजट पूरा कर लेंगे जो अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स भी हम कम करेंगे। ये नहीं कह रहा कि आप तनख्वाहें कम करें, आपने ठीक किया कि आपने एक आम इंसान की तनख्वाह इंक्रीज की है, क्योंकि इन्फ्लेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगा। प्लस अगर आपने करप्शन कम करनी है, मिटिगेट करनी है, तो आप लोगों को एम्पावर करें, डेफिनेटली इनको सैलरीज दें, लेकिन साथ साथ अननेसेसरी खर्चे ना करें। जो आपकी स्टेट और एंटरप्राइज है उनको प्राइवेटाइज कर दें, PIA को प्राइवेटाइज करें, आपकी रेलवे को प्राइवेटाइज करें। गवर्नमेंट का काम पॉलिसी देना है, बिजनेस करना उनका काम नहीं है। बिजनेस हम कर सकते हैं, हमें ऑन बोर्ड लें। जगहें जो आपके पास पड़ी हुई हैं लीज पे हमें दें, आपके पास कई जगहें जो वेस्ट हो रही हैं उस पर इन्वेस्टमेंट लाएं। पाकिस्तानीज़ को मैं इंकरेज करता हूं कि आप अपने रुपीज़ को कन्वर्ट ना करें डॉलर्स में, रुपीज़ ही रहने दें। इस मुल्क में आप पैसे भेजें, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, हम यहीं पर रहेंगे, हम यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर दफन होंगे, हमारी एफिलिएशन इस मुल्क के साथ है, हमारी जनरेशन इस मुल्क में साथ रहेंगी और पाकिस्तान ने कहीं नहीं जाना। ये एक मुश्किल वक्त है लेकिन इंशाल्लाह इससे भी हम आगे सफर निकल जाएंगे आगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, करेंगे। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। जो बातें इस वक्त हुई है, मजीद जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जिन चीज़ों के ऊपर हमने बात की है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप जो चैलेंजेस है वो आपको क्या नजर आते हैं? वैसे इस गवर्नमेंट के हवाले से, इस टैक्स तो चले, बजट तो दे दिया इन्होंने, अब IMF प्रोग्राम भी उम्मीद हम ये करते हैं कि वो हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा।
आगे चल के आपके पास चीन आपको पैसा देगा यकीनी तौर के ऊपर IMF प्रोग्राम के बाद, सऊदी अरब आपके अकाउंट में रखेगा, तो आपके जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बेहतर होंगे। तो बेहतरी की तो उम्मीद की जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। देखें, आमदन रुपया हो जाए, खर्चा 2 रुपया हो जाए, तो फिर कितना दिन तक आप जो है वो इसके ऊपर स्टे कर सकते हैं। जाहिर है कि अभी IMF से 18 तारीख को मेरा ख्याल है स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ अरसे के अंदर जो है वो IMF के पास पैसे भी आ जाएंगे। फिर जो है वो चाइना का 2.4 बिलियन है, 2.9 बिलियन, इस तरह से एक बड़ी फिगर है। 2.4 बिलियन। हाँ, वो भी किसी वक्त पार होने वाली है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पर मसला है वो ये पैसे नहीं है। इमदाद कब तक आप लेते रहेंगे? जाहिर है कि अभी तो आप इमदाद भी चलेंगे इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, लेकिन जो असल बात है वो है इस्लाहात। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब वो अपोजिशन में थे तब भी कहा था असेंबली के फ्लोर पे, अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कहा है कि पाकिस्तान में मीसाक मईशत होना चाहिए, यानी कि मईशत को पाकिस्तान की सियासत से बियॉन्ड होना चाहिए, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से सियासी बुनियादों पर देखें ना, हमने पूरे मुल्क के अंदर गैस के कनेक्शन सियासी बुनियादों पर फैलाए, हमने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको सियासी बुनियादों पे किया, यानी कि इस मुल्क के साथ भला करने के बजाय हमने ये देखा कि हमारा हल्का और उसके अवाम जो है वो फायदे में हो जाए, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो किसी भी जगह पर जाकर तकलीफ में रहता है तो रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मामला देखें, सरदार यासिर लियास साहब ने इस्लाहात की बात की, बहुत सारी बहुत अच्छी बातें थी, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की, इसके अलावा बहुत सारी चीजों की बात की। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जिसके ऊपर हम बड़ा गलगला मचाते हैं कि हम बड़ी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जो कॉटन होती है वो तो आपको पता ही है कि बिल्कुल एक नीचे की तरफ जा रही है। उसके अंदर जो है वो इतनी बेल्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करें। हम बाहर से, अमेरिका से कॉटन मंगाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और फिर वही वापस भेज देते हैं। अच्छा फवाद साहब, मैं कतई कलामी की माजरत आपसे एक बार फिर चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया आपका आयशा गौस साहब। आज का जो बजट हमने देखा, जो पूरा जो स्पीच हुई मुफ्ती इस्माइल साहब ने, मजमूई तौर के ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई आप अगर सादा और आसान अल्फाज में अगर आप बताते हैं, क्योंकि अल्फाज का तो गोरा धंधा हम सब बैठ के यहाँ कर रहे होते हैं, एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है इस बजट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल आपने अच्छा पूछा है कि एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है इस बजट में। मैं अगर आपको मोटे मोटे बिल्कुल आसान अल्फाज में 2-3 बातें बताना चाहती हूँ कि ये बजट में हम क्या करना चाह रहे हैं, चाहते क्या है, हम क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये मकसद पूरा करना चाहते हैं इस बजट से कि जिस नहज पे ये इकोनॉमी को लाके छोड़ा है पिछली गवर्नमेंट ने, जिसमें हम क्राइसिस में इतने ज्यादा है कि हमारी इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही, हमारा खसारे इतने ज्यादा बढ़े, हम अपने आप को एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा करना चाहते हैं ताकि हम इकोनॉमी को आगे ले जा सके। यानी आसान अल्फाज में मैं ये समझूं कि IMF की जो डिमांड्स हैं उनको हमने पहले पूरा करना है ताकि हमारे उनसे एग्रीमेंट्स पूरे हो जाए। ये मैं आसान लफ्जों में ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो हमारी जरूरियात है, हमारे खसारे इतने बड़े हैं, जिसमें चले बजट का सारा बड़ा होता है तो हम तो कर्जा जात लेते हैं, रिवायती तौर पे पिछली गवर्नमेंट ने बेखूब लिए पूरा कर देते हैं, लेकिन डॉलर तो हम नहीं छाप सकते ना, हमें उसके लिए डॉलर चाहिए। तो हमें अपने बैरून मुल्क जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो हमारी जो इम्पोर्ट्स है उसको फाइनेंस करना हो, हमारे कर्जदार वापस करने हो, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए। वो डॉलर लेने के लिए हमें एक IMF प्रोग्राम है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। ये प्रोग्राम पिछली गवर्नमेंट ने साइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साइन किया था, हम ऑनर करना चाहते हैं उसको, जिम्मेदारी दिखा के हम उस पे तो वो हम उसको लेके जाना चाहते हैं। और एक बात वाज़ेह कर दूं, देखिए बहुत सारी चीजें उसमें हमें उनके नाम पे लेबल नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है। मुल्क मुस्तहकम होगा, हमारी इकोनॉमी मुस्तहकम होगी तो किसका फायदा? IMF का? नहीं जी, ये तो हमारा फायदा है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा है। तो हम पहला ये हमारा हदफ है। दूसरा, हम जो इस बजट से हासिल करना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जो अफराते ज़र जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से पाकिस्तान में आया हुआ है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ा गंदम, हमें इम्पोर्ट करना पड़ा चीनी, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है जिसके अंदर पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, इन सब
से हमें बचाना है। गंदम भी इंपोर्ट करनी है हमने। 2-3 मेजर्स लिए, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। एक तो ये हमने आटा, चीनी, तेल के प्राइसेस जो है उनको मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी रखी हुई है। दूसरा, हमने जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं, हम चाहते हैं जो कम आमदनी के लोग हैं, 40,000 रुपए महीने से जिनकी आमदनी कम है, हम उनको प्रोटेक्ट कर लें। हम उनको 2,000 रुपए महीना देना चाहते हैं ताकि जो उनके बोझ एडिशनल पड़ाए, ज्यादा पड़ाए, उसके लिए उनको हम वो इनकम दे दें। और ये वो लोग हैं जो कि बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहले ले चुके हैं, ये उसके ओवर एंड अबव, यानी उसके इजाफी ये 2,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे डॉक्टर साहब, ये कितने हो जाएंगे अगर ऑलरेडी जो बिस प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं और मजीद 2,000 ऐड हो जाएंगे तो टोटल रकम उनको कितनी मिलना शुरू हो जाएगी? जी देखिए, वो पहले तो उनको जो पहले उनका मरा था उसको हम अलग छोड़ दें, वो तो उनको मिलेंगे। इसमें हमने 2,000 रुपए एडिशनल डाले, वो 1,500 प्लस 2,000 तो ये तो मिलेंगे आपके तकरीबन कोई 6.5 मिलियन हाउस होल्ड हैं उनको। इसके ओवर एंड अबव हम ये एहसास करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे, लेकिन वो भी बोझ में पड़े हुए। तो ओवर एंड अबव उनके ऊपर भी हमने कुछ 7 मिलियन और लोग ऐसे हैं जिनको हम ये एडिशनल 2,000 रुपए महीने देने वाले हैं, ताकि वो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े उससे। अब रही बात ये, तो जो पेट्रोलियम सब्सिडी हम खत्म करेंगे तो हमने इन लोगों को तो प्रोटेक्ट किया, थोड़ा रिलीफ दिया। असल उसका बोझ पड़ा है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं और एक बच्चा गाड़ी में बैठता है, स्कूल ड्रॉप होता है और सो ऑन सो फोर्थ। यानी शायद जरूरत लोग हैं उन पे बोझ पड़ रहा है तो पढ़ लेने दें, इसलिए कि हम अगर रिलीफ जनरल प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ से करेंगे? पैसे तो हमारे पास है नहीं, कर्जे लेंगे, उससे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। वो कर्जों का बोझ जब पड़ता है तो आम आदमी को पीसता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ना दो तीन छोटे सवाल, लेकिन मैं चाहूंगा जरा उसकी अगर आप जवाब दे दें तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मुझे तो पहले जवाब दे दीजिएगा कि IMF से आपकी बातचीत अभी इसी महीने होने जा रही है। अगर ये बातचीत जब ये फाइनलाइज हो जाती है, IMF हमें कितना पैसा अभी देगा और उसके बाद हमें चीन से जो पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से, और क्या हम तवक्को रख रहे हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो किस हद तक आ जाएंगे, किस हद तक बढ़ जाएंगे? अगर आप इसकी कैटेगराइज बता दें कि कौन कौन सा मुल्क हमें कितना पैसा देने पर राजी हो जाएगा अगर एक बार IMF की टॉक हो जाए, तो फाइनलाइज हो जाए। देखिए, मैं अच्छा सीधी बात बताऊं। देखिए, हमारा जो पिछली हुकूमत से IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था, यानी मुअत्तल हो गया था, वो उस वक्त से सितंबर तक, दिसंबर के बाद वो जनवरी में सस्पेंड होगा था। सितंबर तक हमें तकरीबन $3 बिलियन मिलने थे, $2.7 बिलियन इस प्रोग्राम के तहत, IMF के प्रोग्राम के तहत। तो इंशाल्लाह जब हमारी पेशरफ्त हो जाएगी IMF के साथ, जो कि हो रही है, हमें ये इंशाल्लाह मिल जाएगा। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि $2.7 बिलियन मिलेंगे। मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं, तकरीबन $3 बिलियन तकरीबन। ठीक हो गया। उसके साथ IMF का जब एक दफा लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाता है, IMF का प्रोग्राम चल पड़ता है, तो उसके बाद मल्टीलैटरल एजेंसीज होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइनीज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इनसे भी मराद आपको मिलने लगती है। हमारे पास पाइपलाइन में अच्छे खासे पैसे, वर्ल्ड बैंक से कोई तकरीबन $3 बिलियन, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो हम ये समझ रहे हैं कोई 10-12 बिलियन, 13 बिलियन, तो हमें इंशाल्लाह ये बात आगे बढ़ेगी तो ओवर एंड अप मिल जाएगा। और भी एक और कहूँ, जब ये बात IMF ऑन बोर्ड होता है तो आपकी कमर्शियल एक्सेस मिल जाता है आपको, कमर्शियल लेंडिंग का भी, इसलिए कि आपका रिस्क रेटिंग कम हो जाती है। तो आप जब कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं तो आपको बेहतर टर्म्स पे पैसे मिल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना कि ये IMF के पैसे जो वो सिर्फ $3 बिलियन नहीं है हमारे लिए, या ये जो कुछ बिलियन हमें बाकी मुल्क दे दे, वो ये मल्टीलैटरल एजेंसी दे देंगे, ये सिर्फ वही नहीं है, ये हमारी रेटिंग की बात होती है, ये रिस्क परसेप्शन की बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मुझे कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है इस वक्त, और इस वक्त जो 210 के करीब पेट्रोल की कीमत है, मैं कि पेट्रोल को बेस बना रहा हूं मैं, ये तो चले इजाफा हो गया, वो कहते हैं 30-30 रुपए की तो डोज लग गई है, ये कितने बूस्टर और लगेंगे? वैसे ये पेट्रोल की कीमत वैसे कहां तक इरादा रखती है बढ़ाने का?
देखिए, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ये तो अब हमने और आपने सबसे तो करना है अल्लाह से कि ये यूक्रेन का जो वॉर है ये कम हो जाए, इसलिए कि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, इस वक्त एक बैरल 113 रुपए का है डॉलर, $113 पर बैरल पे हम पहुंचे, 123 पे भी पहुंच रहे थे, और कुछ जो फॉरकास्ट है और ममालिक में वो इसको इससे ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं, 140 तक देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ जो एनालिस्ट है वो देख रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, हम क्या करेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अभी भी 9 रुपए की सब्सिडी है पेट्रोल के ऊपर, ये बजट के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इरादा है हुकूमत का, और फिर उसमें पीडीएल की मद में भी आपने बजट में तकरीबन 500 अरब से ज्यादा की जो है वो लेवी की मद में भी उसको मख्तस कर दिया। तो हम ये समझें कि सब्सिडी खत्म होने के बाद मजीद हुकूमत लेवी भी बढ़ाएगी तो मजीद इजाफा भी होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा नहीं भी होता तो। देखिए, इस वक्त तो हम इंटरनेशनल मार्केट के इजाफे की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद इस वक्त जो है, मैं आपको अब सच बता रही हूँ, इस वक्त हमारा मकसद जो है वो ये है कि किसी तरह हम ये सब्सिडी खत्म कर दें। कर्जे लेके जनरल पेट्रोलियम सब्सिडी देना की तुकी कोई नहीं बन रही, इसलिए कि इस 80%, मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, 80% जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो साहिब सरवत लोग इस्तेमाल करते हैं। 80% जो पेट्रोलियम की कंजम्पशन है वो अपर इनकम ग्रुप की है, तो आप उनको सब्सिडाइज करें कर्जे लेके, ये तुक बनती नहीं। राइट, चले डॉक्टर साहब, हमारा मकसद सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का है, आगे भी देखते हैं कैसे बात बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो आपने कहा कि इस वक्त पहला टारगेट है सब्सिडी को खत्म करने का। एक मैंने ब्रेक ले ली, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अपनी ट्रांसमिशन बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन के। कोमल, आपसे आवाज करते हैं लास्ट टूवर्ड्स द कंक्लूडिंग पार्ट हम चलते हैं। जरा सा मैं आपकी कमेंट चाहूंगा, व्हाट यू आर सीइंग, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हमने सुना वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब ने भी कहा कि जनाब IMF से बातचीत फाइनलाइज हो जाएगी, देन हमारे और बहुत सारे चैनल्स एजेंसीज हैं जिनसे लैंडिंग हो जाएगी, तो एटलीस्ट अराउंड इतनी आपके पास फॉरेन रिजर्व में आ जाएंगे पैसे, जहां पे कुछ सस्टेनेबिलिटी आपको एटलीस्ट फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स आपके पास आ जाएंगे। ये चीज, ये रेट्रिक हम काफी देर से सुन रहे हैं हर गवर्नमेंट के, मतलब चाहे वो इनकी हो, PTI की हो या नून लीग की हो, वी हैव बीन हियरिंग दिस फॉर अ पास्ट डेकेड एक्चुअली, कि जी अभी हम क्राइसिस में थे, फिर अब हम स्टेबलाइजेशन में जाएंगे, फिर हम ग्रोथ में जाएंगे। वो ग्रोथ आ ही नहीं रही है। ये भी बात हमने बहुत दफा सुना है, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि IMF की आपको स्टैंप चाहिए होती है। IMF इज नॉट द विलन। हमारे मतलब किसी दौर में हमारी सियासी पार्टियों ने IMF को जो है एक विलन की तरह पेश किया, और उसके बाद अब वो उसी अपने ही की भी बातों में फंस गए हैं। वो कोई विलन नहीं है, कोई बुराई नहीं है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते भी हैं और इस चीज का एनालिसिस भी देते हैं कि जब आपको कोई और कर्जा नहीं दे रहा होता तो IMF जो है वो मजबूर है कि वो आपको दे, और जब आपको वो अपनी शराइत के बेसिस पे कर्जा दे देता है तो फिर बाकी एजेंसीज को भी एक वो स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल जाता है कि ठीक है, अगर IMF इधर इन्वेस्ट करने को तैयार है तो हम भी कर लेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन नॉनदलेस आई थिंक यहाँ इस वाले बजट में एज कंपेयर टू अदर बजट्स कोई ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग मैंने कोई नई चीज नहीं देखी। वही चीजें हैं, वही सोशल प्रोटेक्शन नेट्स हैं, वही विद होल्डिंग टैक्स को कभी हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं, कभी एडवांस टैक्स रिफंड्स की बात, कभी रिफंड्स की बात करते हैं, कभी नहीं करते। मतलब कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं मिल रही। अभी बड़ी अच्छी मैंने बात की कि जी वी नीड टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, वो पहले भी मैंने ये बात की, लेकिन उसके अंदर भी हमें कोई बहुत कोई खातिर ख्वाह किसी किस्म की स्कीम नहीं मिली, नहीं नजर आती। तो द वे फॉरवर्ड, लेट मी जस्ट कंप्लीट, द वे फॉरवर्ड इज टू एक्चुअली नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। अपने अखराजात, जिस तरह यासिर ने मेरे ख्याल में बात की कि अखराजात कम करें, वो अखराजात कम करने के साथ साथ आपको फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी ना ऐसी चीजों में जहां पे आपकी आमदन बढ़े। वहां पे भी हम ऐसी चीज के बारे में हमने सुना कि फिर से इलेक्ट्रिसिटी और गैस बहाल करने की बात करें। कमल, I have to move towards Yasir Saab because the time is short, so this is the point which we need to think about. Yasir Saab, your concluding remarks over it. देखिए, मुझे अफसोस होता है सुनते हुए कि हम 22 बार जा चुके हैं IMF के पास और अभी भी हम चंद बिलियन की बात कर रहे हैं कि उनसे हमें मिल जाएगा। कलेक्टिवली 15 बिलियन के करीब आप कलेक्ट कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा, कोई तसल्ली वाली कोई बात? तसल्ली वाली बात नहीं है, क्योंकि जो नेट लाइबिलिटीज़ आप और हम जो अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे इन हालात की वजह से वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन प्लस के करीब होंगे। सिमिलरली आपने जो परसेप्शन बना दिया पाकिस्तान का कि हम मांगने वाली नेशन है, बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं ये मिस्कीन कौम है, जो कि हम नहीं है। हमारी खुददारी को आप चैलेंज कर रहे हैं। बीइंग अ सॉवरेन नेशन विद द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट मोर देन $200 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने हमें मजूर किया हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये हल नहीं है। हम एक सॉवरेन नेशन है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हु वी आर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द सोल्यूशन। उसके लिए हमें डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, हमें वैल्यूडेशन लानी पड़ेगी, हमें FDI लानी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस बहाल करना पड़ेगा, JVs करने चाहिए, हमें FTAs करने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ हम अपनी जो नेशन है उसको प्रमोट करें, एजुकेट करें, लिटरेसी के ऊपर काम करें, हेल्थ केयर के ऊपर काम करें, जो बुनियादी हक है इस आवाम का वो उनको दिलाएं और मांगना बंद कर दें, क्योंकि दिस इज नॉट हु वी आर। बहुत शुक्रिया आपका सरदार यासिर लियाह साहब, थैंक यू सो मच। कोमल शेख बहुत शुक्रिया आपका, फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज।